Hello everyone, good morning, welcome back to Lesson Class। आप लोगों का स्वागत है DLED लेसन क्लासेस पर। चलिए, आज हमारी सोशल साइंस की क्लास नंबर 9 कौन सी है? क्लास नंबर 9 जिसको हम डिस्कशन करेंगे DLED सेकेंड सेमेस्टर की हमारी सोशल साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारा सोशल साइंस का हम अपना न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी कौन सी क्लास है? आप लोगों की क्लास 9 है, जिसमें हमारा न्यू चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। जो सल्तनत वंश है ना, दिल्ली सल्तनत जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हमारी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो देखिए, जब इस्लाम धर्म भारत में, हमने लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन कैसे हुआ, और उसके बाद में जो तुर्कों के आगमन के बाद में अब किसकी नींव रखी गई? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपको पता है 5 वंश प्रमुख रहे हैं। कौन कौन से? दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने रहे? 5 वंश जो है प्रमुख रहे हैं, आपको पता है। हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये गुलाम वंश कब से लेकर कब तक चला है आपको पता होना चाहिए। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। कब तक चला है? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश चला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश के बारे में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का पहला मुसलमान तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश के संस्थापक की संज्ञा दी गई है। ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनके माता पिता कहाँ के निवासी थे? तुर्किस्तान के निवासी थे। मोहम्मद गौरी के समय में ऐबक ने एक योग्य सेनापति के रूप में कार्य करते हुए समस्त युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जब मोहम्मद गौरी जब आक्रमण कर रहा था ना, तो उसके समय में ऐबक ने एक योग्य सेनापति के रूप में कार्य करते हुए समस्त युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मुख्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया था। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने पर, किस पर? सन 1206 में जब मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने पर लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन को दिल्ली से क्या? लाहौर आकर दिल्ली की शासन सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। किससे? जो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने क्या किया कि लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली से लाहौर आकर दिल्ली की शासन सत्ता संभालने को कहा था। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की क्या करी? स्थापना करी। 1206 ईस्वी में किस क्या करी? गुलाम वंश की स्थापना करी, और दिल्ली के राज सिंहासन पर क्या हुआ? विराजमान हुआ। क्या हुआ? दिल्ली के शासन पर क्या हुआ? विराजमान हुआ। कुतुबुद्दीन को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई है? लाख बख्श की उपाधि दी गई है। किसके कारण? उसकी उदारता के कारण। और जिसका अर्थ क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। जिसका अर्थ क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। ऐबक ने, किसने? ऐबक ने दिल्ली की मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कि एक अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक और उसकी दिल्ली की मस्जिद कुब्बत उल इल्जाम एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में चंगान यानी पोलो खेलने के समय के दौरान घोड़े से गिरकर हो गई थी। क्या मतलब बताते हैं कि वो घोड़े से जो खेल रहे थे, तो उसमें वहां से चंगान पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 1210 में। ठीक है। ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कौन? ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने तक ही था। जिसका कार्यकाल क्या था? केवल 8 महीने तक ही था। और आराम शाह की हत्या करके इल्मुल्तिस सन 1211 में दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। कौन? आराम शाह की उन्होंने हत्या कर दी। किसने? जो है इल्तुतमिश
सन 1211 में दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ये तो इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ये जो लाहौर में राजधानी बनी हुई थी ना, उससे राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लेकर आया, दिल्ली लाया। और इसने ही क्या, हौज सुल्तानी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने ही क्या करवाया था, हौज ए सुल्तानी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया। नींव किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को निर्माण को पूरी करवाया तथा वह गुलाम वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जो है जारी किए थे। जिसने क्या किए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के जो है जारी किए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई। कब हुई, 1236 में हुई। और उसके बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर विराजमान हुआ, परंतु वह अयोग्य शासक था, जिसके कारण उसके शासनकाल पर उसकी मां शाह तुर्कीन, कौन, शाह तुर्कीन का प्रभुत्व एवं वर्चस्व जो है रहा था। शाह तुर्कीन के प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को राजगद्दी से हटाकर किसको बिठा दिया, रजिया को सिंहासन पर बिठा दिया, जो उसकी बेटी थी। तो रजिया बेगम प्रथम हिंदू मुस्लिम महिला थी जिसने साम्राज्य की बागडोर संभाली और रजिया सुल्तान के नाम से क्या हुई, इतिहास में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, रजिया ने पर्दा प्रथा तथा त्याग किया। पर्दा प्रथा क्या किया, उन्होंने त्याग किया और पुरुषों की तरह काबा एवं टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। और रजिया बेगम की हत्या कब, 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास क्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और रजिया के बाद गुलाम वंश में गियासुद्दीन बलबन नाम आता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्मुल्तीश का गुलाम था। ठीक है, बलबन 1266 में दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ और वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में क्या रहा था, सफल रहा था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोज प्रथा की शुरुआत किसने करी, बलबन ने ही करी थी। उसने भारतीय रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का भी प्रारंभ करवाया था और अपने विरोधियों के प्रति बल बनाने में बहुत ही कठोरता से निर्णय लिया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की क्या करी थी, उपाधि दी थी। किसने, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान करी थी और बलबन को ही दरबार में फारसी के प्रसिद्ध, बलबन के दरबार में कौन रहा करते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है रहा करते थे। कौन, फारसी के जो प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, कौन, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो है रहा करते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमशुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमशुद्दीन क्यूमर्स था। बारी आती है दिल्ली सल्तनत में दूसरा कौन सा वंश रहा, उसके बाद आया खिलजी वंश। दूसरा वंश कौन आया, खिलजी वंश आया। कब से लेकर कब तक चला, 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तक कौन चला, खिलजी वंश चला। अच्छा, 1290 से लेकर 1320 तक किसका कौन सा वंश चला है, हमारा चला है ये खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। इसके बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश या खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला दूसरा वंश बना। कौन बना, दूसरा वंश बना। 13 जून 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मध्यकालीन भारत का एक राजवंश यानी खिलजी वंश की क्या करी, स्थापना करी। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, जिसके बाद से इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर कब, 1290 से लेकर 1320 तक यानी 30 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। और इस दौरान कुल 5 शासकों द्वारा शासन किया गया, जिसके बारे में हमने नीचे आपको किससे बताया, विस्तार से बताया है। ठीक है, और इन खिलजियों ने ही कुछ समय में खुरासन की जंगली संस्कृति, अफगानी संस्कृति और गजनवी की सामाजिक परंपराओं को अपना लिया था। इनके दरबार में अलग अलग संस्कृतियों के लोग जैसे फारसी, भारतीय, अरबी और तुर्की मूल के लोग जो है शामिल रहा करते थे। खिलजी वंश के इतिहास के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस वंश के द्वारा सत्ता स्थापित करने की क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। ऐसा
इसलिए क्योंकि ये वंश किसी खलीफा के स्वीकृति से नहीं बल्कि अपनी तलवार के बल पर सत्ता में आए थे, ठीक है। और इस वंश के सत्ता में आने के बाद कई प्रशासनिक उपाय भी लागू किए गए। खिलजी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे समय तक रहा, कम समय तक रहा है, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत के सबसे छोटे वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वंश? खिलजी वंश, ठीक है। अब बारी आती है कि खिलजी वंश के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां जो हैं वो क्या थी। देखिए, प्रमुख शासक कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने स्थापना करी 1290 से लेकर 1296 तक ये रहे। उसके बाद कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक, कम से कम 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद कौन आए? शिवाउद्दीन उमर खिलजी, 1316 ईस्वी में रहे ये। चौथा आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कब? 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पांचवे आए नसरुद्दीन खुसरो खां, जिन्होंने केवल कितना 1320 में इन्होंने क्या किया? शासन किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1286 ईस्वी तक, इनके बारे में बात करते हैं। क्या दिया गया है कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की क्या करी थी? स्थापना करी। और 1290 से लेकर 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर क्या किया? उन्होंने शासन किया, ठीक है। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी उस समय उनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष की थी। हालांकि दिल्ली की राजगद्दी पर वह केवल 6 वर्ष तक ही शासन कर पाए, और मूल रूप से फिरोज के नाम से जाने वाले जलालुद्दीन ने अपना कैरियर मामलुक राजवंश के एक सैनिक के रूप में क्या किया था? शुरू किया था। आगे दिया हुआ है, जिसके बाद वे सूबेदार बने और इसके बाद सुल्तान जैसे एक महत्वपूर्ण पद तक जो है पहुंचे। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी की विजय थी। क्या थी? देवगिरी की विजय थी। और इस उपलब्धि के सबसे पीछे बड़ा हाथ उनका किसका था? भतीजे अलाउद्दीन खिलजी का था। और इससे खुश होकर जब सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अपने भतीजे जो अलाउद्दीन खिलजी को बधाई देने गए, तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की बागडोर उन्होंने क्या कर ली? अपने हाथों में संभाल ली। उसके बाद कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1286 से लेकर 1316 ईस्वी तक। क्या है कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। अपने चाचा की हत्या करने के बाद 1286 ईस्वी में खिलजियों के सिंहासन पर क्या हुआ? विराजमान हुआ। सुल्तान बनने के बाद अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन ने फिरोज खिलजी के पूरे परिवार की हत्या करवा दी। और अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अपने वंश का सबसे प्रमुख शासक भी बना। वह दक्षिण भारत पर जीत करने वाले भारत के पहले मुसलमान सुल्तान भी बने। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल के दौरान हुंडियों पर भूमि कर, चारागाह कर, चुनाव कर, चर कर आदि कर जो है लागू कर दिए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में आते हैं शिताबुद्दीन खिलजी। इनके बारे में क्या है कि 1316 ईस्वी में रहे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सुल्तान बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, और उसने शिहाबुद्दीन उमर खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र को खिलजी वंश का तीसरा शासक बनाया। और इस तरह शिहाबुद्दीन उमर खिलजी जनवरी 1316 ईस्वी में एक नाबालिग के रूप में सिंहासन पर विराजमान हुआ। लेकिन वे कुटबुतली सुल्तान था, क्योंकि सल्तनत की सारी शक्तियां किसके हाथों में थी? मलिक काफूर के हाथों में थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लगभग 35 दिन तक सत्ता संभालने के बाद में काफूर की हत्या कर दी गई। और काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र कौन? मुबारक खिलजी ने करवाई थी। और किसने? अपने भाई शिहाबुद्दीन को अंधा करके क्या करवा दिया था? कैद करवा दिया था। और इस समय वह सुल्तान बन गया। लेकिन इसका शासनकाल भी ज़्यादा समय तक नहीं चला। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 19 अप्रैल 1316 ईस्वी से 15 अप्रैल 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। लेकिन उसके खास कौन? नसरुद्दीन खुसरो खां ने ही सुल्तान की हत्या करके शासन को क्या ले लिया? अपने कब्जे में जो है ले लिया। नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था।
और एक हिंदू था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या बन गया, ये मुसलमान बन गया। ऐसा कहा जाता है कि नसरुद्दीन खुसरो खां ने ही हिंदू शासक होते हुए इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसके बाद सुल्तान पद जो है ग्रहण करके शासन करने लगा। और ऐसे में वहाँ के लोग उसका विद्रोह करने लगे और सुल्तान पद से उसको हटा दिया। और इस तरह नसरुद्दीन खुसरो खां का शासनकाल मात्र 12 दिन ही रहा और इसके बाद एक नए राजवंश कौन, तुगलक वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। किसकी हुई, नए राजवंश तुगलक वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। खिलजी वंश में आंतरिक सुधार देखो क्या क्या किए कि जब अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति काफ़ी अच्छी तरीके से क्या हो गई थी, संगठित हो गई थी। और इस स्थिति में बाकी सुल्तानों को आंतरिक सुधार जैसे प्रशासन में सुधार, सेना को मजबूत करना, अन्य नागरिक कल्याण के लिए क्या किया, उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था जिससे उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम और निर्धारित कर दी गई। अलाउद्दीन का बाजारों को नियंत्रित करने वाला उपाय बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे में दिल्ली अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए गए, जैसे अनाज बाजार, मंडी के लिए कपड़ा बाजार, घोड़ी दासों मवेशियों का बाजार आदि। ऐसे में बाजार की दैनिक रिपोर्ट, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली किसे चलाई थी, अलाउद्दीन ने ही चलाई थी, ठीक है। क्योंकि सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करने पर उनको कठोर दंड का भी प्रावधान था। बाजार पर नियंत्रण करने के दौरान अतिरिक्त अलाउद्दीन ने कृषि सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए थे। खिलजी वंश के पतन के देखिए कारण क्या क्या रहे कि अलाउद्दीन जो खिलजी की मृत्यु के बाद शासन को कमजोर पड़ गया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद सबसे छोटे बेटे उमर को गद्दी पर उत्तराधिकारी बनाया था। मलिक कफूर को उसका संरक्षक बनाया था, लेकिन बाद में क्या किया कि मलिक कफूर को ही उसका संरक्षण, लेकिन बाद में मलिक कफूर उमर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और खुद ही सत्ता पर क्या करने लगा, शासन करने लगा। मुबारक शाह की देखिए गलत नीतियां क्या थी कि मुबारक शाह गद्दी पर बैठते उन्होंने सैनिकों के 6 माह को अग्रिम वेतन दे दिया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए सभी सख्त कानून और नियमों को क्या कर दिया, उसने समाप्त भी कर दिया था। ये उसकी बहुत बड़ी गलती रही। गुजरात विद्रोह, देवनागरी हिंदू राजाओं का विद्रोह, आंतरिक विद्रोह आदि भी कारण रहे। शासकों की अयोग्यता ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का कोई भी शासक इतना बुद्धिमान नहीं था, ना ही चालाक था, जिसकी वजह से ये वंश भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया और इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। और किसका, तुगलक वंश का क्या हो गया, तुगलक वंश की क्या हो गया, उदय हो गया। ये आपका चैप्टर, ये जो आपका टॉपिक है यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमारे 2 वंश और बचे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आपको चैनल पर लिंक इसकी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारे PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में जो इसको शेयर भी कर सकते हैं। हिस्ट्री हमारी आज जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।